कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? हम नए साल पर कस्में खाते हैं कि इस बार तो पक्का जिम जाएंगे, वजन कम करेंगे, और फरवरी आते आते हमारी कस्मों का मतलब दम निकल जाता है और हम वापस सोफे पर होते हैं। हाँ हाँ, ये तो हर साल की कहानी है। बिल्कुल, हम जानते हैं कि क्या सही है, पर कर कुछ और बैठते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बड़ी आसानी से सफल हो जाते हैं, जैसे किस्मत उन पर मेहरबान हो, और कुछ लोग मतलब जी तोड़ मेहनत के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। आखिर ये चक्कर क्या है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प लेख है, द आइसबर्ग विद इन, प्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। और हमारा मकसद है ये समझना कि हमारे अंदर ऐसा कौन सा ऑटो पायलट सिस्टम लगा है जो हमारी जिंदगी की गाड़ी चला रहा है, और अक्सर हमारी मर्जी के खिलाफ। और इस पूरी पहेली को समझने की चाबी वो एक कमाल की मिसाल में छिपी है। सोचिए कि हमारा दिमाग एक आइसबर्ग यानी हिमखंड की तरह है। अच्छा। समंदर के ऊपर जो छोटा सा हिस्सा हमें नजर आता है, मुश्किल से 5 या 10%, वो है हमारा चेतन मन, यानी हमारा कॉन्शियस माइंड। लेकिन असली कहानी तो पानी के नीचे है। वो विशाल अनदेखा हिस्सा जो 90 से 95% है, वो है हमारा अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड। और मजे की बात यह है कि हमारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल वो ज्यादातर इसी अनदेखे हिस्से के हाथ में है। वाह, 90 से 95%? ये तो बहुत ज्यादा है। ये तो बहुत ज्यादा है। तो फिर चलो पहले उस 10% की बात करते हैं जो हमारे कंट्रोल में लगता है, हमारा चेतन मन। ये हमारा सोचने वाला दिमाग है ना? हाँ बिल्कुल। जब हम हिसाब किताब लगा रहे होते हैं, कोई फैसला ले रहे होते हैं, या किसी चीज के फायदे नुकसान तोल रहे होते हैं। एग्जैक्टली ये हमारा लॉजिकल एनालिटिकल दिमाग है। जैसे गणित का कोई सवाल हल करना या दिन भर के कामों की लिस्ट बनाना, ये हमारी इच्छा शक्ति, हमारी विल पावर का घर भी है। वही विल पावर जो सुबह जिम जाने के लिए कहती है। हाँ वही। लेकिन जैसा कि आपने कहा, ये सिर्फ 10% है। ये उस आइसबर्ग की छोटी सी दिखने वाली चोटी है बस। और फिर आता है वो 95% का अनदेखा दैत्य, अवचेतन मन। इसे ऑटोमेटिक मन कहा गया है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये 24 घंटे सातों दिन बैकग्राउंड में चुपचाप अपना काम करता रहता है, तब भी जब हम सो रहे होते हैं। अच्छा। हमारी भावनाएं, गुस्सा, प्यार, डर, ये सब यहीं से उठती हैं। हमारी आदतें, अच्छी हों या बुरी, वो यहीं पर प्रोग्राम्ड हैं। हमारे गहरे विश्वास, हमारी पुरानी यादें, यहाँ तक कि सांस लेना, दिल का धड़कना। बिल्कुल, ये सब यही संभालता है। जब आप बिना सोचे समझे कार चलाते हुए घर पहुंच जाते हैं, तो ये आपका अवचेतन मन ही है जो काम कर रहा होता है। ये बिजली की रफ्तार से काम करता है, बिना सोचे समझे। तो एक तरफ है 10% का सोचने समझने वाला मैनेजर, और दूसरी तरफ है 95% का ऑटोमेटिक सुपरफास्ट कर्मचारी। हाँ। शक्ति का ये असंतुलन तो कमाल का है। इसे समझाने के लिए हाथी और सवार की एक कहानी का जिक्र है। वो क्या है? वो इस पूरी बात को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है। सोचिए कि आप यानी आपका चेतन मन एक सवार हैं। ठीक है। जो एक बहुत बड़े और ताकतवर हाथी पर बैठा है, और वो हाथी है आपका अवचेतन मन। अब सवार हाथी को दिशा दे सकता है, लगाम खींचकर बता सकता है कि बाएं मुड़ना है या दाएं चलना है। जब तक हाथी सवार की बात मान रहा है, सब ठीक है। लेकिन अगर हाथी ने कहीं और जाने की ठान ली तो खेल खत्म। अगर हाथी को सामने गन्ने का खेत दिख गया और वो उस तरफ दौड़ पड़ा, तो सवार चाहे कितनी भी लगाम खींच ले, चीख ले, चिल्ला ले, उसका कोई कंट्रोल नहीं चलेगा। बिल्कुल शून्य। हाथी की ताकत के आगे सवार की इच्छा शक्ति बेबस है। हाथी वही करेगा जो करने के लिए वो प्रोग्राम किया गया है। वाह, ये रूपक तो एकदम दिमाग में बैठ गया। इसका मतलब मैं सालों से अपने हाथी मतलब अपने अवचेतन को जिम जाने के लिए कह रही हूँ, और वो हर सुबह जलेबी की दुकान की तरफ मुड़ जाता है। बिल्कुल यही होता है। और इसी से वो बात जुड़ती है कि सिर्फ जानकारी जिंदगी नहीं बदलती, प्रोग्रामिंग बदलती है। ये इस चर्चा का दिल है। चेतन मन यानी सवार को ये जानकारी है कि सिगरेट पीना सेहत के लिए खराब है, ये एक तथ्य है। लेकिन अब चेतन मन यानी हाथी में सालों से सिगरेट को आराम या दोस्तों के साथ जुड़ने की आदत के साथ प्रोग्राम किया गया है। अच्छा। तो जब भी तनाव होता है, हाथी अपने पुराने जाने पहचाने रास्ते पर ही भागता है, सिगरेट की तरफ, और सवार बेचारा ऊपर बैठकर चिल्लाता रह जाता है। तो ये इच्छा शक्ति की कमी नहीं है? नहीं, ये प्रोग्रामिंग का टकराव है। ये तो समझ आ गया कि हाथी कितना शक्तिशाली है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। इस हाथी को प्रोग्राम किसने किया?
ये आदतें, ये विश्वास, ये डर आते कहाँ से हैं? बहुत अच्छा सवाल है। ये प्रोग्रामिंग समय के साथ होती है और इसके 4 मुख्य तरीके बताए गए हैं। पहला और सबसे आम है दोहराव, रेपिटिशन। दोहराव। हाँ, कोई भी बात, कोई भी काम जब बार बार दोहराया जाता है तो वो धीरे धीरे अवचेतन मन में एक पक्की लकीर बन जाता है, एक विश्वास बन जाता है। जैसे बचपन में बार बार सुना हो कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, तो ये पैसे को लेकर एक गहरी मान्यता बन जाती है। अच्छा। और दूसरा तरीका है तीव्र भावनाएं। मतलब जब हम किसी बहुत मजबूत इमोशनल अनुभव से गुजरते हैं, चाहे वो बहुत ज्यादा खुशी का पल हो या गहरे दुख का, डर का या सदमे का, वो अनुभव एक स्टैम्प की तरह हमारे अवचेतन पर छप जाता है। जैसे अगर किसी को बचपन में किसी कुत्ते ने बुरी तरह डरा दिया, तो हो सकता है कि वो एक ही घटना उसके मन में जिंदगी भर के लिए कुत्तों का डर बिठा दे। उस एक तीव्र अनुभव ने हाथी को प्रोग्राम कर दिया। तीसरा और शायद सबसे गहरा, बचपन की कंडीशनिंग। लेख में लिखा है कि हमारी ज्यादातर बुनियादी मान्यताएं 7 साल की उम्र तक बन जाती हैं। ये बात थोड़ी डरावनी नहीं है? ये चौंकाने वाली बात है, लेकिन सच है। 7 साल की उम्र तक हमारा दिमाग एक स्पंज की तरह होता है। वो सही गलत का फिल्टर नहीं लगाता। वो अपने आसपास से, खासकर माता पिता और परिवार से, हर बात, हर व्यवहार, हर विश्वास को सोख लेता है। अगर घर में पैसों को लेकर हमेशा चिंता का माहौल रहा, तो बच्चे के अवचेतन में ये बात बैठ जाती है कि पैसा एक तनावपूर्ण चीज है। और अगर उसे बार बार कहा गया कि तुम ये नहीं कर सकती, तो वो मैं काबिल नहीं हूं की प्रोग्रामिंग के साथ बड़ी होती है। बिल्कुल। और चौथा है हमारा माहौल, हमारे आसपास के लोग, संगत का असर। हाँ, हम जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं, हम उन्हीं का औसत बन जाते हैं। उनकी बातें, उनकी आदतें, दुनिया को देखने का उनका नजरिया, ये सब वाईफाई की तरह हमारे अवचेतन में डाउनलोड होता रहता है, हमें पता भी नहीं चलता। तो ये 4 चीजें, दोहराव, भावनाएं, बचपन और माहौल, हमारी स्क्रिप्ट लिखती हैं। और यहीं से वो अंदर की लड़ाई शुरू होती है जिसकी हम बात कर रहे थे। जी। मेरा चेतन मन, मेरा सवार कह रहा है मुझे एक कामयाब बिजनेस शुरू करना है। लेकिन अगर मेरे अवचेतन मन, मेरे हाथी में बचपन से ये प्रोग्राम है कि नौकरी करना ही सुरक्षित है, बिजनेस में बहुत रिस्क है, तो क्या होगा? तो एक अदृश्य रस्साकशी शुरू हो जाएगी। आप कदम आगे बढ़ाएंगी और आपका अवचेतन मन आपको पीछे खींचेगा। आपको टालमटोल करने का मन करेगा, आपके मन में शक पैदा होंगे, डर लगेगा। और अंत में जीत हाथी की ही होगी। हमेशा जीत, हमेशा हाथी की होगी। क्यों? क्योंकि वो 95% शक्तिशाली है और बहुत तेज है। चेतन मन सोचता है, अवचेतन मन सिर्फ करता है। ठीक है, ये सब सुनकर थोड़ा निराशाजनक लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग के गुलाम हैं। क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? क्या हम इस हाथी को नई चालें सिखा सकते हैं? अच्छी खबर यह है कि हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। अच्छा। अब हम इस चर्चा के सबसे जरूरी, सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं। हाथी को फिर से प्रशिक्षित किया जा सकता है। इसके लिए हमें अवचेतन मन की भाषा में बात करनी होगी, और इसकी भाषा है दोहराव और भावनाएं। ठीक है। लेख में 4 शक्तिशाली तकनीक बताई गई हैं। पहली है सकारात्मक कथन, यानी अफर्मेशंस। एक मिनट रुकिए, ये अफर्मेशंस वाली बात सुनने में थोड़ी, मतलब क्या सिर्फ शीशे के सामने खड़े होके मैं अमीर हूँ बोलने से कोई अमीर बन जाता है? ये थोड़ा जादुई सोच, ऐसा नहीं लगता? आपका शक जायज है, और ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। अवचेतन मन शब्दों को नहीं, भावनाओं को समझता है। भावनाओं को? हाँ, सिर्फ शब्द रटना बेकार है। अफर्मेशन का असली मतलब है एक ऐसे वाक्य को दोहराना जो आप बनना चाहते हैं, और उसे दोहराते समय उस भावना को पूरी शिद्दत से महसूस करना। अच्छा, ये अभिनय करने जैसा है, जब तक कि वो आपकी हकीकत ना बन जाए। तो मैं आत्मविश्वासी हूँ रटने के बजाय आंखें बंद करके उस आत्मविश्वास को महसूस करना है। कल्पना करनी है कि जब आप आत्मविश्वासी होती हैं तो कैसे चलती हैं, कैसे बात करती हैं। जब शब्द और भावनाएं मिलती हैं, तब अवचेतन मन सुनना शुरू करता है। अच्छा, तो मतलब फीलिंग सबसे जरूरी है। ठीक है। दूसरी तकनीक है विजुअलाइजेशन, यानी मानसिक चित्रण। क्या ये अफर्मेशन का ही अगला कदम है? आप ऐसा कह सकते हैं। विजुअलाइजेशन में आप अपनी सफलता का सिर्फ एहसास नहीं करते, बल्कि उसे अपने मन में एक पूरी फिल्म की तरह देखते हैं।
और यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात है। क्या? हमारा दिमाग कल्पना और हकीकत में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। सच में? हाँ, जब एक एथलीट अपने मन में 100 बार एक परफेक्ट रेल दौड़ने की कल्पना करता है तो उसके दिमाग के न्यूरॉन्स ठीक वैसे ही फायर होते हैं जैसे असल में रेस दौड़ते समय होते। तो आप दिमाग को सफलता की रिहर्सल करवा रहे हैं। वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली है। मतलब हम अपने दिमाग को भविष्य के लिए पहले से तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल। तीसरी तकनीक है ध्यान यानी मेडिटेशन। ये कैसे मदद करता है? ध्यान हमारे चेतन मन के शोर को शांत करता है। हमारा चेतन मन हर वक्त बकबक करता रहता है, ये करना है, वो रह गया, उसने ऐसा क्यों कहा। हाँ, बिल्कुल। ये शोर अवचेतन मन तक पहुंचने का दरवाजा बंद कर देता है। ध्यान इस शोर को कम करता है। जब दिमाग शांत होता है तो चेतन और अवचेतन के बीच का दरवाजा खुल जाता है। उस शांत अवस्था में हमारा अवचेतन नए सुझावों के लिए खुल जाता है। ये उपजाऊ जमीन तैयार करने जैसा है ताकि आप उसमें नए बीज बो सकें। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। और चौथी और शायद सबसे जरूरी तकनीक है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। इसके बिना बाकी तीनों तकनीकें बेकार हैं। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि अवचेतन मन तीव्रता से नहीं बल्कि दोहराव से सीखता है। एक दिन में 100 बार अफर्मेशन बोलना और फिर हफ्ते भर कुछ न करना, इसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन रोजाना सिर्फ 10 बार बोलना पर उसे लगातार 90 दिनों तक करना, ये हाथी को धीरे धीरे एक नया रास्ता सिखाने जैसा है। ये एक मांसपेशी बनाने जैसा है। हाँ, एक दिन में 8 घंटे जिम करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन रोज 45 मिनट लगातार करने से शरीर बदल जाता है। इन तकनीकों को एक असली उदाहरण से समझते हैं। वो 2 छात्रों वाला उदाहरण बहुत अच्छा था। मान लीजिए 2 छात्र हैं, ए और बी। दोनों ने परीक्षा के लिए बराबर मेहनत की है। ठीक है। अब छात्र ए की अवचेतन प्रोग्रामिंग है, मैं होशियार हूं, मैं मेहनत करता हूं और मैं ये परीक्षा पास कर सकता हूं। वो रोज विजुअलाइज करता है कि वो आराम से पेपर लिख रहा है। वहीं छात्र बी की अवचेतन प्रोग्रामिंग है, परीक्षा बहुत कठिन होती है, मैं हमेशा ऐन मौके पर सब भूल जाता हूं। तो परीक्षा वाले दिन क्या होगा? परीक्षा वाले दिन छात्र ए का हाथी और सवार एक ही दिशा में जाएंगे। उसका अवचेतन मन उसके प्रदर्शन में मदद करेगा। वो शांत रहेगा, उसे पढ़ी हुई चीजें आसानी से याद आएंगी। और छात्र बी का सवार परीक्षा पास करना चाहता है, पर उसका हाथी घबराहट और असफलता के पुराने रास्ते पर भागेगा। नतीजा, उसे तनाव होगा, आते हुए सवाल भी गलत हो जाएंगे। यहां फर्क तैयारी का नहीं, अंदरूनी प्रोग्रामिंग का है। ये सब हमें उस सुनहरे नियम पर लाता है जो सब कुछ एक साथ जोड़ देता है। नियम है, चेतन मन लक्ष्य निर्धारित करता है, अवचेतन मन उन्हें पूरा करता है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि हमारा सवार, हमारा चेतन मन ये तय कर सकता है कि मंजिल क्या है। मुझे एक स्वस्थ शरीर चाहिए, ये लक्ष्य तय हो गया। हाँ। लेकिन उस मंजिल तक ले जाने वाला असली काम हाथी यानी अवचेतन मन का है। अगर हाथी भी उसी दिशा में जाने के लिए प्रशिक्षित है, अगर उसकी प्रोग्रामिंग भी सेहतमंद आदतों की है, तो मंजिल तक का सफर आसान और स्वाभाविक हो जाता है। कोई लड़ाई नहीं, कोई संघर्ष नहीं। कोई संघर्ष नहीं। सवार और हाथी एक टीम की तरह काम करते हैं। और ये स्रोत के आखिरी संदेश को भी मजबूत करता है। हमारा भविष्य हमारी बाहरी परिस्थितियों से उतना तय नहीं होता जितना हमारी अंदरूनी प्रोग्रामिंग से होता है। हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि हमें वो मिलता है जिस पर हम अवचेतन रूप से विश्वास करते हैं। एकदम सही। चाहना एक 10% वाली चेतन क्रिया है, लेकिन विश्वास एक 95% वाली अवचेतन अवस्था है। अगर आपकी प्रोग्रामिंग कहती है कि अच्छे मौके आसानी से नहीं मिलते, तो आपको अपने सामने पड़ा हुआ मौका भी नजर नहीं आएगा। और अगर प्रोग्रामिंग कहती है कि मैं सीखने और आगे बढ़ने के तरीके ढूंढ ही लेती हूँ, तो आप मुश्किलों में भी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। दुनिया नहीं बदलती, दुनिया को देखने का हमारा अंदरूनी फिल्टर बदलता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि हम सब एक विशाल और ताकतवर ऑटो पायलट सिस्टम पर चल रहे हैं, जिसे हमारे बचपन, हमारी भावनाओं, बार बार दोहराई गई बातों और हमारे माहौल ने बनाया है। एक अनजानी ताकत जो हमारी 90% से ज्यादा जिंदगी को चला रही है। लेकिन और ये सबसे जरूरी बात है, हम इस प्रोग्रामिंग के कैदी नहीं हैं, हम इसके प्रोग्रामर बन सकते हैं। वाह! ये समझना कि ये सिस्टम काम कैसे करता है पहला कदम है। और फिर अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और ध्यान जैसी तकनीकों को निरंतरता के साथ इस्तेमाल करके हम धीरे धीरे उस ताकतवर हाथी को अपने खिलाफ नहीं
बल्कि अपने लिए काम करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। हम उस हाथी को धीरे धीरे एक नई दिशा में चलना सिखा सकते हैं, ताकि सवार और हाथी मिलकर अपनी मनचाही मंजिल तक पहुंच सकें। बिल्कुल बिल्कुल। और इस चर्चा को खत्म करते हुए हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। स्रोत की आखिरी लाइन है, अपने अवचेतन को प्रशिक्षित करें और ये आपके लिए काम करेगा, आपके खिलाफ नहीं। तो सोचने वाली बात यह है, वो कौन सा एक पुराना विश्वास या कहानी है जो आपका हाथी आपको बार बार सुनाता है, जो शायद आपको पीछे खींच रही हो, और आज से उसे एक नई कहानी सुनाने के लिए आप कौन सा एक छोटा मगर लगातार उठाया जाने वाला कदम ले सकते हैं।